युद्ध का 17वां दिन, इजरायली सेना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बंधक इजरायल की गले की हड्डी बने हुए हैं। बंधकों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। ऐसे में जमीनी जंग में लगातार हो रही देरी भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बंधकों को छुड़ाने के लिए गुपचुप तरीके से बातचीत हो रही है। वहीं इजरायली कमांडो बंधकों को छुड़ाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है, लेकिन हमास भी अंदर ही अंदर तैयारी में जुट गया है। इजरायल पर पलटवार की क्या हमास करेगा कोशिश? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ इजरायल हमास से जूझ रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी लगातार चुनौती पेश कर रहा है। लेबनान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बने हैं। इन हालातों से इजरायल निपटेगा कैसे? कैसे हमास के लड़ाकों का अंत होगा? यही सवाल सभी के मन में। और इजरायल हमास जंग पर बड़ी खबरें आ रही है, जहां हमास की इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी को लेकर सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, इजरायल को सबक सिखाना चाहता है हमास अब 7 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक करेगा। हमास की इजरायल पर हमले की तैयारी को लेकर एक बड़ा इनपुट है, जिस आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि हमास 7 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक करेगा। चौंकाने वाला खुलासा और बड़े दावे। अब हमास इजरायल पर फिर चौंकाने वाला हमला करेगा। यह बड़ी खबर है, क्योंकि पहले से ज्यादा भीषण हमले की साजिश में हमास जुटा हुआ है। हालांकि इजरायली इंटेलिजेंस को हमास के मंसूबों का इनपुट मिला है, हमास की प्लानिंग का पता चल गया है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हमास कैसी तैयारी कर रहा है, हमास इस बार कैसे इजरायल को चौंका सकता है, यही समझने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से हमास ने अभी 7 अक्टूबर को हमले को अंजाम दिया है, उसके तहत अब ये वो संभावनाएं आपके सामने, जिसके बारे में अपने सहयोगी मनीष झा से भी मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां की हकीकत उनसे जानेंगे। लेकिन अब हमास के संभावित रूट, 3 बड़े रूट जिसके जरिए ये बड़ा हमले की तैयारी में है, वो है सुरंग। 500 किलोमीटर में फैली 1300 सुरंगें इजरायल की जमीन को भी छूती हैं, और ये एक महत्वपूर्ण रूट हो सकता है एक बार फिर से इजरायल में शामिल होने के साथ साथ इजरायल पर अटैक करने का। वहीं मिसाइल से वार, क्योंकि हमास के पास फज्र 5 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है जो ज्यादा से ज्यादा इलाके को कवर करे। इसलिए ये वो मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ऐसे में क्या मिसाइल के जरिए हो सकता है वार और एयर अटैक? क्योंकि इस बार सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें वो सामने आई थी जब हमने देखा पैरामोटर्स, पैराग्लाइडर्स का हमले में इस्तेमाल हुआ। वहीं 7 अक्टूबर को पैराग्लाइडिंग अटैक की जिस तरीके से तस्वीरें आई थी, पैराशूट अटैक संभव अभी भी माना जा रहा है। लेकिन इस ग्राउंड की हकीकत हमारे सहयोगी मनीष झा हमें बता रहे हैं, क्योंकि इजरायल की तरफ से भी दावे किए जा चुके हैं मनीष कि वो ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ज्यादातर इलाके को मिलिट्री जोन बना चुका है, हर जगह डिप्लॉयमेंट्स कर चुका है। ऐसे में ये बड़ी योजना कैसे चौंका सकती है अब इजरायल को, और हमास के इस हमले की तैयारी को लेकर क्या इनपुट? बिल्कुल सुरभि, आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं उस लोकेशन से देना चाहूँगा। मैं इस वक्त तेल अवीव में जिस जगह पर हूँ, वहाँ पर वो तमाम लोग जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या फिर जिनके लोग, जिनके रिश्तेदार इस वक्त बंधक बने हुए हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है। यानी वो जगह जहाँ पर तेल अवीव में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कहकर कि अभी युद्ध बंद करिए, अभी ग्राउंड ऑपरेशन बंद करिए, पहले बंधकों की रिहाई करिए। और इस वक्त देखिए दोपहर का वक्त है तेल अवीव में, शाम तक यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन लगातार 24 घंटे पिछले 2 हफ्ते से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले हमारे लोगों को वापस लाइए, पहले बंधकों की रिहाई कराइए, और उसके बाद आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो करिए। और इसी के लिए यहाँ पर उनके परिजन बैठे हुए हैं। देखिए, यहीं से वो सवाल शुरू होता है। ये बात सच है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इनपुट मिला है कि 7 अक्टूबर से भी ज़्यादा लीथल हमले हो सकते हैं, और इसको पता लगाने में यहाँ की एजेंसी जुटी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का मतलब क्या है? ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का मतलब है उन तमाम बंधकों के जीवन को खतरे में डालना। इस वक्त जो चारों तरफ मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल ये अपनी सरकार से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने ग्राउंड ऑपरेशन किया, भले ही आप इसकी झंडी दे देते हैं, भले ही आप कहते हैं कि हम तैयार हैं और हम करने के लिए लगातार जब वो ये कहते हैं कि देखिए ब्रिंग आवर चिल्ड्रन होम, तो वो ये कह रहे हैं कि पहले हमारे लोगों को वापस लाइए, उसके बाद आप ग्राउंड ऑपरेशन करिए। यही बात अमेरिका कह रहा है, यही बात यूरोप के देश कह रहे हैं, लेकिन आईडीएफ कह रही है कि हम तैयार हैं। आईडीएफ कह रही है कि हमास का बड़ा खतरा है।
हम हमास को नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ इजराइल में इन लोगों से बात करिए जिनके परिजन उस हमास के बंधक बने हुए हैं, तो उन सब का क्या कहना है? उन सब का कहना है कि पहले हमारे बंधकों को लाओ और उसके बाद आपको जो करना है वो करो। तो ये सिचुएशन ग्राउंड पर बनी हुई है और इसी से अभी इजराइल को डील करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस बीच इजराइल ने यह साफ कर दिया था कि बंधकों तक पहुंचने से पहले वो हमास की तैयारी के बारे में वाकिफ है, इसलिए उसके की ऑपरेटिव्स को मारने की उसकी कोशिश के तहत आज एक और बड़ी खबर आई जहां इजराइल ने हमास के 8 लड़ाके मार दिए हैं। इजराइल पर मिसाइल हमले की कोशिश कर रहे थे ये, और आईडीएफ के प्रवक्ता ने यह बयान भी दिया है कि अब तक 308 आईडीएफ के जवानों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हमास के उन तमाम ठिकानों के साथ साथ उसके लड़ाके भी उसके निशाने पर। अब वो खबर जो इजराइल के संकल्प को जाहिर करती है। हमास के नेतृत्व के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी को लेकर खबर आई है, जहां हमास नेतृत्व के सफाई के प्लान को लेकर यह बड़ा इनपुट है। इजराइल के शीर्ष जासूसों को काम पर लगाया गया है। हालांकि जिस तरीके से अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन के तहत बड़ी जानकारियां सामने आ रही थी कि किस तरीके से मिलिट्री फोर्स को जगह जगह तैनात किया जा रहा है, अब एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है जहां एक और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के तहत यह प्लानिंग की गई है। और इस प्लानिंग के बारे में डिटेल जानकारी आपको दूं उससे पहले जान लीजिए कैसे अब मोसाद ने एक नई यूनिट का गठन कर दिया है। आईडीएफ के इसी प्लान को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां 7 अक्टूबर के हमले में शामिल सभी लोगों की तलाश के लिए नई टीम के गठन को लेकर बड़ी खबर आई है। हालांकि इजरायली सुरक्षा सेवा शिन बेत ने एक अलग यूनिट नीली का गठन किया है। आपको बता दें, नीली को ही 7 अक्टूबर के दोषियों को ढूंढने और यहां तक कि उनको मार गिराने की खुली छूट दे दी गई है। इस बीच खबर यह भी है कि नीली में फील्ड ऑपरेटर्स और जासूस दोनों शामिल किए गए हैं। नीली की हिट लिस्ट में आखिर कौन कौन है यह जानना भी इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है जिस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है उसमें मोहम्मद डैफ उर्फ द गेस्ट का नाम है। यहां तक कि याना सिनवार उर्फ शैतान का चेहरा, ये वो 2 लोग हैं जो अब इजराइल के टारगेट पर है। हालात को देखते हुए इजराइल जो स्ट्रैटेजिकल मूव उठा रहा है, बना रहा है, अलग अलग यूनिट्स की तैनाती कर रहा है, उसी के बारे में चर्चा के लिए प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमारे साथ है और मेजर जनरल रिटायर्ड वी.के. दत्ता सर हमारे साथ है, कमांडर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमिताभ सर, हालात जो बने हुए हैं उसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बंधकों तक पहुंचना अभी भी चुनौती बना हुआ है। वहीं ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर मंजूरी के बावजूद एग्जीक्यूट ना होना क्या संकेत देता? देखिए, पूरे वर्ल्ड का प्रेशर है, अरब वर्ल्ड का, अमेरिका का और इजरायली जनता का, कि किसी भी तरह पहले बंधकों को छुड़ाया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है। अब तक हमास के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं इजराइल के, चाहे 2007 में हो, 14 में हो, 18 में हो, 21 में हो, उन सब में बंधक नहीं बनाए गए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा संख्या में बंधक बनाए गए हैं। और हम सब जानते हैं अगर बंधकों को नुकसान पहुंचता है तो पूरा वर्ल्ड ओपिनियन इनके खिलाफ हो जाएगा। यही कारण है कि ग्राउंड फोर्सेस इंटरवीन नहीं कर रही हैं मिलिटरीली नॉर्थ गजा में। लेकिन मैं ये भी बता दूं, आने वाले दिनों में ये चैलेंज भी रहेगा और एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि किस तरह वॉर को या इंटरवेंशन को रोका जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके। अभी तक का जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है हमास को न्यूट्रलाइज करना। उसमें पूरी तरह से इजराइल विफल रही है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक देख के ये लग रहा है कि जब तक जो बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाया नहीं जा सकता या उनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं की जाती, तब तक ग्राउंड इंटरवेंशन इजराइल के लिए और दुनिया के लिए बहुत लेकर ये बात समझ में आती है। लेकिन हमास के एक और बड़े हमले की तैयारी को लेकर भी तो खबर है सर, चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले इजराइल हमास जंग के मद्देनजर बढ़ रही हलचल को लेकर खबर आई, जहां यूएस ने ब्रिटेन में तैनात किया है B-1B बॉम्बर और अमेरिका ने पूरी स्क्वाड्रन यहां पर तैनात की है। टेक्सास से यूके की फेयरफोर्स बेस में जेट भेजे गए हैं। और अमेरिकी बॉम्बर आखिर हमास के कितने करीब हैं जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो जानकारी अभी तक इनकी डिप्लॉयमेंट्स को लेकर आ रही है उसके मुताबिक लेबनान, ईरान अमेरिकी बॉम्बर की रेंज में आ जाएंगे और अमेरिका की मध्य पूर्व में दबाव बनाने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका की रूस, चीन को भी साफ संदेश देने की यह कोशिश है, न्यूक्लियर हथियार ले जा सकते हैं, ले जाने में ये सक्षम भी माने जाते हैं। लेकिन इस बीच अतुल सर, इन डिप्लॉयमेंट्स और इन तैयारियों के बीच हमास की एक बड़े हमले की प्लानिंग, वहीं यूएस बॉम्बर B-1B हमास के इतने करीब, ये वाकई सिचुएशन को बहुत ज्यादा एग्रीवेट करने के साथ साथ इग्नाइट करेगा। देखिए, ये तो अगर एक हमास अगर एक और अटैक करता है और अगर उसमें क्षमता है इतनी अटैक करने की,
तो ये युद्ध और भड़केगा। Exactly. अमेरिका ने अगर आप देखें तो अपने फोर्सेस को वार्निंग दे दी है। इराक में उसके 2300 सैनिक हैं जिनको उसने कहा है कि वहाँ से आप चले जाइए। उसी प्रकार से उसके पास 600 सैनिक उसके सीरिया में भी हैं जहाँ से उसने विड्रॉ करने के लिए बोला है। तो अमेरिका पूरी तरह से प्रिकॉशंस ले रहा है अपने फौजियों को और अपने सैनिकों को प्रोटेक्शन देने की, क्योंकि ये वॉर अगर भड़कती है। अगर आप देखेंगे कि 60 मिनट्स की जो बाइडन की इंटरव्यू थी उसमें उन्होंने क्लियरली, जब उनसे ये पूछा गया था कि क्या लेबनान अगर कुछ करेगा तो क्या करें, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि डोंट, कि लेबनान अगर कुछ भी ज़्यादा वॉर को बढ़ाता है तो उसकी तबाही निश्चित है। और अगर लेबनान अगर एंटर करता है इस वॉर में तो डेफिनेटली ये वॉर का दायरा बहुत बढ़ जाता है और उसके बाद और फोर्सेस का आना इसमें बहुत बड़ा होने का इसका संभावना है। बिल्कुल, लेकिन इसी को लेके अमेरिका बेसिकली तैयारी में जुटा हुआ है कि अगर ये वॉर उसके हाथ से निकल जाती है तो उसकी पूरी तैयारी रहनी चाहिए कि वो इसको अपनी तरह कैसे इसको मोड़ सके। एग्जैक्टली सर, लेकिन एक तरफ अमेरिका ने जहां ब्रिटेन में न्यूक्लियर बॉम्बर भेजे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने में जुट गया। एक और सबसे बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां मध्य पूर्व में तैनात होगी अमेरिकी मिसाइल और थार्ड मिसाइल तैनात होगी। बड़ी खबर आई तनाव के मद्देनजर थार्ड की तैनाती का मतलब भी क्या है, इस बारे में वीके दत्ता सर से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर ये कितनी घातक है। थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, 200 किलोमीटर दूर तक 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने की इसकी क्षमता है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने में ये सक्षम है। थार्ड की टेक्निक हिट टू किल है। अब मध्य पूर्व में थार्ड की तैनाती क्यों की जा रही है ये भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि इजरायल को अमेरिका की सीधी मदद के तौर पर जो बड़े फैसले हो रहे हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। यमन, लेबनान से दागी जा रही मिसाइलों से इजरायल की सुरक्षा को देखते हुए फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इराक के अमेरिकी बेस में हो रहे हमलों को भी इसके जरिए रोका जा सकेगा। ईरान से संभावित खतरों से इजरायल के बचाव को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला है। दत्ता सर, देखिए ऐसा है कि जो ये पूरा जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन पैदा हुई है, ये एक पावर प्ले है जो यूक्रेन से पूरा फोकस शिफ्ट हो गया, अभी मिडिल ईस्ट में आ गया है। यूक्रेन की जंग में यूएसए, नेटो और पूरे यूरोपियन यूनियन एक साथ थे रशिया के खिलाफ। रशिया के साथ रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना, और ये जो 4 मुल्क जो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, रशिया को इंक्लूड करके, इसमें जो ईरान है, ईरान का सपोर्ट हमास को, हिजबुल्लाह को बहुत बड़े पैमाने पे है। और इसके चलते ये जो शतरंज का खेल खेला गया है आज के दिन में फोकस इधर आ गया है, और उसके कारण अभी अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ये सारा कुछ यहाँ डिप्लॉय करना पड़ रहा है अभी। और क्यों करना पड़ रहा है कि अगर ईरान कूदता है जंग के अंदर, या यमन के माध्यम से होता है या हिजबुल्लाह के माध्यम से होता है, तो वो मिसाइल जो आएंगी वो मिसाइल्स वो हैं जो ईरान रशिया को भी प्रदान कर रहा है, ड्रोन भी दे रहा है, और उसके बाद मिसाइल की क्षमता है। और इसके साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए आज के दिन में इजराइल का नेबर रशिया भी है। सीरिया के अंदर रशियन फोर्सेस बैठे हुए हैं, उसके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स, मीडियम बॉम्बर्स और फाइटर्स वहाँ मौजूद हैं सीरिया के अंदर आज के दिन। उसके कोई 4000 के करीब सैनिक भी वहाँ हैं रशिया के। तो अभी कहने का मतलब ये है कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है, ये आपको उस लहजे से देखना पड़ेगा कि ये जो गेम है एक ऐसा सिचुएशन पैदा करी गई कि जिसको अभी निपटने के लिए समय लगेगा, मुझे सेंसिटिव इशू बन जाए। खुद को बहुत हद तक इंटरवीन ना करते हुए अमेरिका एक दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच और चर्चा इस बारे में करें उससे पहले युद्ध के हालात के बीच आ रही तस्वीरें देखनी जरूरी है, क्योंकि गाजा में आईडीएफ के एयर ऑपरेशन जिस तरीके से जारी हैं, किस तरीके से अलग अलग इलाकों में बमबारी हुई है। एक और तस्वीर देखिए, कल के हमले में 400 लोगों की मौत। फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में लगातार हो रहा है प्रदर्शन, हजारों लोग सड़क पर उतर आए। कोपेनहेगन में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने होगी।
लोगों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे। प्रदर्शन में फौरन सीज फायर की अपील की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीर देखिए, हमास के खिलाफ यहां प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग की जा रही है। Innocent people being murdered, wounded. गाजा सिटी पर इजराइल की तरफ से मिसाइल से हमले की तस्वीर। धमाकों के बाद दूर से आग का गोला नजर आया। और गाजा में जमीनी लड़ाई पर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां अमेरिका ने इजराइल से पूछे हैं सवाल। अमेरिका ने इजराइल से पूछा, युद्ध के बाद गाजा का होगा क्या? युद्ध के बाद गाजा को लेकर योजना क्या है, इजराइल बताए। हमास खत्म होगा तो गाजा पर शासन कैसे चलेगा? अब हमास को हराने के बाद गाजा को लेकर इजराइल के पास क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले यहां देखिए 4 संभावनाएं आपके सामने रखना चाहते हैं हालात को देखते हुए। जहां पहली संभावना पर सबसे पहले गौर करिए, क्योंकि गाजा पर पूरा नियंत्रण कर सकता है इजराइल। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 1967 से 2005 तक भी ऐसा ही इजराइल कर चुका है। अमिताभ सर से इस बारे में बात करूंगी, उससे पहले ये दूसरी संभावना, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा का शासन सौंपा जा सकता है। तीसरी संभावना, गाजा में कठपुतली संगठन खड़ा कर उसे अधिकार दिए जा सकते हैं। चौथी संभावना, गाजा पर साम्राज्यवादी कॉलोनी की तरह शासन किया जा सकता है। अमिताभ सर, इन संभावनाओं के तहत सीधा सवाल अमेरिका का इजराइल से ये पूछ लेना कि आप हमास के खात्मे की बात तो कर रहे हैं, अगर खात्मे में संभव हो भी जाते हैं, कब्जा कर भी लेते हैं, तो उसके बाद का प्लान क्या है? ये मैंने आपसे इसलिए भी समझना चाहा क्योंकि इससे पहले आप और मैं जिक्र कर चुके हैं जो बाइडेन की उसी क्वाइट डिप्लोमेसी का, जिसको लेकर मिडिल ईस्ट पर उनका फोकस ना करना ही उनके खिलाफ सवाल बन गया। बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो बाइडेन को जब 9/11 हुआ था, जब इराक और अफगानिस्तान में इंटरवीन कर रहे थे, तो पूछना चाहिए था, और सही है उसका एक्सपीरियंस यहाँ यूज़ किया जाएगा। देखिए हमास का कंट्रोल्ड गजा पर इतना दिनों से है कि हमास को वहाँ इमीडिएट रिप्लेसमेंट कोई नहीं मिलेगा। अभी कोई भी अथॉरिटी वहाँ आएगी वो एक तरह से उनकी कठपुतली बन के रहेगी, जिसको पब्लिक लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। और यहाँ सिर्फ गजा का ही हाल नहीं है, वेस्ट बैंक का भी कुछ ऐसा हाल होने जा रहा है। हालांकि हमास वहाँ मिलिटरली बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमास वहाँ पीए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा कि वो गजा में क्या करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से संभावना बन रही है, जो नॉर्थ गजा ये खाली करा रहे हैं, वहाँ हो सकता है ये वहाँ की पॉपुलेशन को हटा के परमानेंटली इजरायली आर्मी या इजराइल के लोग फिर से सेटलमेंट बसाने लगे, या एक भूमि कैप्चर करने का एक नया प्लान है इजराइल का। और इजराइल ये जानता है कि वहाँ रिएक्शन होंगे। कोई इनका फर्म प्लान नहीं है, ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, और ये जानते हैं कि जब तक, और क्योंकि अगला क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसके बारे में क्या करें, और इजराइल इस पर एकदम चुप है। ये पूरी दुनिया उनसे पूछती है। ये उसी तरह हो गया ना, भारत को हम ये कहते हैं कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यही हाल ये गजा के साथ करेंगे, और ये पूरी तरह, इनका तो इंटेंशन था कि गजा का रफा बॉर्डर खोल दिया जाए, ये जितने नॉर्थ गजा के लोग हैं उनको इजिप्ट में बसने दिया जाए। वो संभव नहीं हो पाया। तो अब इनके साथ कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट इजराइल के साथ काम करने की, अदर साइड ऑफ द कॉइन आल्सो ना सर, कि अगर गाजा के लोग गाजा को छोड़कर आसपास के इलाकों में शरण ले लेते हैं, तो खाली इलाके पर इजराइल के लिए कब्जा करना तो और आसान हो जाएगा। यही वजह है कि वहां के लोग सुविधाएं ना होने के बावजूद इलाका खाली करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। एक और सबसे बड़ी खबर है हमारे पास, जहां इजराइल में अब नेतन्याहू की चुनौतियां बढ़ रही हैं। हालांकि हमले पर नेतन्याहू की आलोचना जरूर हो रही है। 7 अक्टूबर के हमले से इजरायली गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, और हमले को रोकने में असफल होने के लिए नेतन्याहू किस तरीके से सवालों के घेरे में है, इसको लेकर तो हम लगातार चर्चा करते हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजराइल के द लेजर इंस्टीट्यूट ने 18 और 19 अक्टूबर को एक सर्वे किया है। अब सर्वे के जो रिजल्ट्स आए हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर वो डिटेल आपके सामने रखूंगी, क्योंकि वो नेतन्याहू को
निराश कर रहे हैं। अब हमले रोकने में नेतन्याहू असफल रहे हैं, इसको लेकर 80% लोगों की सहमति भी एक बहुत बड़ा जवाब है नेतन्याहू को। वहीं 18% लोग इसको लेकर असहमत नजर आए हैं। और एक और सबसे बड़ा सवाल था, जहां इजराइल का गाजा में जमीनी युद्ध को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसमें 65% लोगों की ये सहमति और 21% लोगों के असहमत होना भी एक सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ी करते हैं। लेकिन इस बीच किन किन मुद्दों पर नेतन्याहू की आलोचना हो रही है, जरा इन पर भी गौर कर लीजिए, क्योंकि हमास के हमले के बाद नेतन्याहू की अपने ही देश में आलोचना को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। अब 15 दिन बाद भी बंधकों को छुड़ा ना पाना, मुक्त ना कराने पर भी सवालों के घेरे में नेतन्याहू हैं। हालांकि कई नेता माफी मांग चुके हैं और नेतन्याहू ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी है। और हमास के खिलाफ जीतने पर नेतन्याहू की लोकप्रियता बढ़ सकती है। हालांकि ये अतुल भारद्वाज सर, सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अब तो विद इन देयर ओन कैबिनेट खुद के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और ऐसे कई सवाल हैं जिनका सामना नेतन्याहू को करना ही होगा। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका भी बहुत दबाव है नेतन्याहू के ऊपर, बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डिप हो चुकी थी पहले से ही। एग्जैक्टली। और उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन भी काफ़ी है। वॉर को लेकर उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट बनाई, उसमें कई जनरल्स को भी इंक्लूड किया जो कि दूसरी पार्टी के थे। बट अब वहाँ पर भी जैसे जैसे वॉर लंबी खिंचती जा रही है, वहाँ पर भी एक खलबली मच रही है इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर। सिमिलरली जब एक्सटर्नली भी जो और अमेरिका है और यूरोप के जैसे देश हैं, वो नेतन्याहू पे थ्रू इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर भी डालेंगे। क्योंकि जब कह रहे हैं, उसी प्रेशर को देखते हुए दत्ता सर, एक क्विक रिस्पॉन्स, ग्राउंड ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? इजराइल क्या फैसला लेगा? देखिए, ऐसा है कि जो सिचुएशन क्रिएट करी है हमास ने हॉस्टेजेस के माध्यम से, हॉस्टेज रेस्क्यू एक बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है दुनिया की किसी भी स्पेशल फोर्स के लिए। हॉस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का सरप्राइज हासिल करना पड़ता है। और वो हासिल करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए वो पहली बात कहाँ है, कौन सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जाने के रास्ते क्या हैं, कि कितने वहाँ पे टेररिस्ट है जो वहाँ गार्ड कर रहे हैं। तो ये अभी वो ग्रे एरिया है। यही काम कर रही हैं अभी इजराइल की वो एलीट फोर्सेस जो अब युद्ध के मैदान में उतरते हुए बंधकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही